क्या पाइथागोरस इंडिया में इन्वेंट हुआ? क्या पाई की वैल्यू इंडिया में इन्वेंट हुई थी? क्या रूट 2 की वैल्यू जो इरेशनल नंबर है वो इंडिया में इन्वेंट हुआ था? सारी चीजों को जानने के लिए ना सबसे पहले आपको शुरुआत करनी पड़ेगी आपके ही घर से। आपने अपने घरों में हवन कुंड और जो शादियां होती है उसमें देखा होगा बीच में एक फायर ऑल्टर रखा होता है, कुछ भी कह लो आप उसे, जो बीच में पूजा के लिए बनाया जाता है शेप। उनकी पर्टिकुलर शेप्स हुआ करती थी और शेप्स के बेसिस पे डिपेंड करता था कि भाई आपको क्या चाहिए, वो शेप आपको उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी उस फायर ऑल्टर की। उसमें फिर आप पूजा करोगे और फिर आपको वो अचीव होगा। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे किसी को हेवन जाना है, स्वर्ग में उसको स्थान चाहिए, तो उसको जो फायर ऑल्टर बनाना है वो फाल्कन की शेप में बनाना है। जिस किसी को ब्राह्मण जो होते थे उनकी जो दुनिया है उसको जीतना है, फिर उसको एक टोर्टोइस के शेप में बनाना पड़ेगा वो फायर ऑल्टर। अब इन्हीं शेप्स को बनाने के लिए कुछ सूत्र दिए गए थे हमारे वैदिक मैथमेटिक्स कह लो या हमारी वैदिक नॉलेज में। अब ये जो सूत्र दिए गए थे ये कोई मैथमेटिक्स की किताबें नहीं थी, ये वैदिक स्पिरिचुअल किताबें ही थी। ये जो बुक्स है ये माना जाता है 600 या 800 बीसी में लिखी गई थी, लेकिन ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं आई, ये 2000 बीसी से इसकी नॉलेज क्रिएट करना स्टार्ट हो चुका था। अब ये जो फायर ऑल्टर्स थे, वेदी थी, इनको क्रिएट करने के लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि छोटे छोटे शेप्स के ऑल्टर्स हैं, बहुत बड़े बड़े शेप्स के भी ऑल्टर्स हुआ करते थे। अब उनको क्रिएट करने के लिए आपको ज्योमेट्री की जरूरत तो पड़ेगी, और शेप्स भी इतने ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट थे। और इन फायर ऑल्टर्स के प्रूफ मिल चुके हैं। और ऐसे माना जाता था कि अगर ये फायर ऑल्टर्स अपने अच्छे शेप में नहीं हुए, प्रॉपर परफेक्ट मेजरमेंट्स में, तो फिर जो विश आपने किया उसका कोई खास फल आपको मिलेगा नहीं, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी। यहाँ से शुरुआत होती है सुल्ब सूत्रास की। इन सुल्ब सूत्रों को लिखने में 4 लोगों का मेनली योगदान था। ये 4 थे, बोधायन, मानव, कात्यायन, अपस्तम। सबसे पहले बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम की। बोधायन के सुल्ब सूत्र में एक सूत्र लिखा हुआ है जिसका ना कोई प्रूफ दिया हुआ है ना कोई एक्सप्लेनेशन दी हुई है, लेकिन वो सूत्र दिया हुआ है। मैं सूत्र आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दीर्घ चतुर्श्रस्या षड्या रजुजः पार्श्व मानी तीर्घ मानी चयत पृथग भूते कुरुतस्त दुभ्यम करोति। इसका मतलब क्या है? लाइन का मीनिंग कुछ यूं है कि जब एक चतुर्भुज बनाते हैं हम रस्सी से, तो अगर उसकी एक रस्सी खींची जाए डायगोनल की तरफ को, इस डायगोनल से बनने वाला जो डायगोनल की रस्सी है, उस डायगोनल से बनने वाली रस्सी और जो ये 2 भुजाएं हैं जिनके बीच में से डायगोनल निकल के गया है, उन दोनों भुजाओं से बनने वाला चतुर्भुज मतलब जो स्क्वायर है, और जो डायगोनल से बनने वाला स्क्वायर है, डायगोनल से बना हुआ स्क्वायर है, उसका जो एरिया है वो उन दोनों साइड्स के एरिया के बराबर है। कहने का मतलब अगर ABCD एक रोम्बस है और अगर AC एक डायगोनल है AB लाइन के बीच में और AD लाइन के बीच में, AC स्क्वायर, अगर AC से कोई स्क्वायर बनाया जाएगा तो उसका एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर ही तो होता है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस है। तो कहने का मतलब तो बोधायन ने पहले ही पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर दिया था, हालांकि उसको एक नाम नहीं दिया। फिर यही जो फायर ऑल्टर बनाए जाते थे पूजा के लिए, इसमें एक चीज की और जरूरत पड़ती थी। आपने एक स्क्वायर बना दिया, उसका कोई पर्टिकुलर एरिया या फिर सर्कल बना दिया, लेट्स सपोज, उस सर्कल को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। एरिया इक्वल होना चाहिए, एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। सुल्ब सूत्र में लिखा हुआ है, इफ यू विश टू टर्न अ सर्कल इनटू अ स्क्वायर, डिवाइड द डायमीटर इनटू 8 पार्ट्स and one of these 8 parts into 29 parts, and of these 29 parts remove 28th and moreover the 6th part of one part left less the 8th part ऑफ द 6th पार्ट। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है वो इस वीडियो को स्लो करके रिपीट करके ना ये कंफर्म कर सकता है। इक्वेशन बनेगी D जो डायमीटर है, ये लेंथ की इक्वेशन दी हुई है कि भाई आप एक सर्कल को एक स्क्वायर में चेंज कर रहे हो तो स्क्वायर की तो लेंथ होगी ना, और सर्कल का डायमीटर होगा। तो लेंथ का सूत्र दिया हुआ है कि लेंथ कितनी होगी, D माइनस D बाई 8 प्लस D अपॉन 8 इंटू 29 माइनस D अपॉन 8 इंटू 29 ब्रैकेट में 1/6 माइनस 1/6 इंटू 8। जब इसको सॉल्व करते हैं तो लेंथ आती है 9785 अपॉन 11136 इंटू डी। ये आपकी लेंथ आ गई। मतलब अगर डायमीटर D है, इतनी लेंथ आपको बनानी पड़ेगी ताकि उन दोनों का एरिया सेम हो। हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम एरिया ऑफ सर्कल ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम इसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, और आर इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई का अंडर रूट, तो 1 डिवाइडेड बाई 3.14, इसका भी अंडर रूट। हमारा जो यहाँ से रेडियस निकल के आया वो है 0.56433 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके अपना डायमीटर निकाल लेते हैं 1.12866। ये आपका डायमीटर आ गया। अब आपके लिए लेंथ निकालना बड़ा आसान है, जो फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या है? डायमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे 9785 से और 11136 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमारी लेंथ निकल गई 0.991733। अब हमें अगर स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो क्या, उसका स्क्वायर कर देंगे। उसका स्क्वायर आता है 0.9835। एरिया ऑफ सर्कल क्या था? एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरर देखें तो वो 1% के आसपास एरर है। ये बात ध्यान रखना कि ये सूत्र जो है वो ऑल्टर्स बनाने के लिए दिए गए थे, कोई मैथमेटिकल रिसर्च नहीं की जा रही थी। तो ऑल्टर्स को
कम से कम एरर के साथ बनाना था। अब इसमें थोड़ी मजे की बात, देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या चाहिए हमें बस एक साइड चाहिए, उसका स्क्वायर कर देंगे। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर। तो आर हमारे पास है, लेंथ हमारे पास है, आर स्क्वायर भी हम कर लेंगे और लेंथ का स्क्वायर करके एरिया ऑफ स्क्वायर भी निकाल लेंगे। पाई की वैल्यू कहां से आई, बोधायन के पास, जो उसने एरिया को इक्वल कर दिया और ये इक्वेशन निकाली। पाई की वैल्यू अगर उसे पहले से पता थी तो फिर पाई इन्वेंट किसने किया। और उसके मल्टीपल एविडेंस हैं इन सूत्राज में, सुल्ब सूत्राज में, बाकी की वैदिक मैथमेटिक्स में, जहां पाई की वैल्यू बार बार 2.9 से लेके 3.2 तक यूज की गई है, लेकिन बोधायन ने इस वैल्यू को कोई नाम नहीं दिया। यहां से मैं आपको चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करो। वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। कर्व्ड सरफेस स्फेयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर का क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब एक बात बताओ, पाई क्या है, कांस्टेंट। देखो इन सब चीजों में आर स्क्वायर ही तो चेंज हो रहा है, आर स्क्वायर या फिर एच यानी रेडियस या हाइट। पाई क्या है, कांस्टेंट। उसके आगे लगने वाला 4 क्या है, कांस्टेंट। तो फिर 4 पाई में पाई स्पेशल क्यों है। अगर हम 4 की मल्टीप्लिकेशन पाई से कर दें, लेट्स सपोज पाई की वैल्यू 3 मान लेते हैं, तो 4 या 12, तो 12 एक कांस्टेंट भी तो हो सकता था ना। ताई हो सकता है कि वो बोधायन और उसके साथ रहने वाले और जो मैथमेटिशियंस थे उनको शायद ये इंपॉर्टेंट ही ना लगा हो कि पाई की वैल्यू इंपॉर्टेंट ही क्यों है। जब हमें हर फॉर्मूला में हर जगह एक अलग कांस्टेंट यूज करना पड़ता है, फिर पाई को इंपॉर्टेंट मानना क्या जरूरी है। ये मैंने आपको 2 एग्जांपल दिए। अब जो वैल्यू ऑफ √2 है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सुल्ब सूत्राज में मेंशन्ड है कि अग्नि है, उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो कंस्ट्रक्ट होती है ब्रिक्स से, मतलब जो ईंटें होती हैं, और उनका साइज बहुत डिफरेंट होता है। तो वहां पे भी सूत्र लिखे हुए हैं कि ब्रिक्स का डायगोनल क्या सूत्र लिखा हुआ है कि डायगोनल की वैल्यू दी हुई है 1 प्रदेश प्लस 4 उंगल प्लस 1 उंगल माइनस 1 सीसम का जो बीज होता है उसकी थिकनेस। अब एक प्रदेशा जो इक्वल होता है वो होता है 12 उंगल के बराबर, और 1 उंगल बराबर होता है 34 सीसम सीड्स की विड्थ के बराबर। अब अगर हम इस इक्वेशन को डायगोनल कैलकुलेट करने के निकाले तो हमारी इक्वेशन आती है 1 + 1/3, क्योंकि 1 प्रदेशा तो 1 हो गया। अब जब हम 4 अंगुले कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। 1/3 + 1/12 माइनस 1/34 × 3 × 4, और इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.41421569। ओरिजिनल वैल्यू ऑफ √2 जो आपके कैलकुलेटर में निकल के आएगी वो आएगी 1.4142135637। ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट, वो भी सिर्फ एक बहुत छोटी सी इक्वेशन से। अगर आप √2 की वैल्यू वैसे निकालने जाओगे बिना किसी कैलकुलेटर के या कंप्यूटर के, तो आप रियलिटी में विश्वास मानना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ये बोधायन के इक्वेशन तो बहुत सिंपल है उसके कंपेरिजन में। एक मैथमेटिशियन है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के, उन्होंने बोला कि मैं इसे आगे बढ़ा सकता हूँ। ये जो पूरी सीरीज दी हुई है ना, ये यहीं पे रोक दी गई, इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। और उन्होंने बड़ा सिंपल बोला कि जो 34 लास्ट में आया उसको स्क्वायर करके -2 कर दो, सिंपल आपकी इक्वेशन आगे बढ़ती चली जाएगी। उन्होंने कुछ यूं चेंजेस करे कि आगे की इक्वेशन को सिर्फ आगे बढ़ाया सुल्ब सूत्राज की हेल्प से ही। तो एक्यूरेसी √2 की थोड़ी सी खराब हो रही थी, वो वापस से ठीक हो गई 1.4121356 में, जो एग्जैक्टली कंप्यूटर से निकल के आती है √2 की वैल्यू। ब्रेविट डब्ल्यू हेंडरसन, जो ये कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इन्होंने बोला है कि जो लेटेस्ट मेथड यूज करा जाता है डिवाइड एंड एवरेज का √2 की वैल्यू निकालने के लिए या फिर किसी भी रैशनल नंबर की वैल्यू निकालने के लिए, वो इतनी एक्यूरेट रीडिंग्स नहीं देता जितना बोधायन दे देता है पर्टिकुलर स्टेज पे। ऊपर से बोधायन का जो मेथड है वो आप हाथ से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो लेटेस्ट मेथड है उसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ब्रेविट आगे कहते हैं कि आजकल जो कंप्यूटर से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं लेटेस्ट मेथड्स को यूज करके, उस हिसाब से अगर हम बोधायन को कंपेयर करें तो बोधायन के सूत्र से निकालना ऑफ कोर्स बहुत स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो हाथ से निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर्स को हटा दिया जाए, हाथ से करें, तो बोधायन के सूत्र रिलेटिवली ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा क्विक है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे ज्योमेट्री और बहुत सारे अरिथमेटिक के और सूत्र भी सुल्ब सूत्राज में बोधायन ने दिए हुए हैं। उसमें डीप में जाऊंगा तो वो आपको समझ नहीं आएगी, उसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आपका अच्छा होल्ड चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि ये दुनिया के सामने नहीं आ पाया, इसके काफी सारे रीजन है। पहला ये है कि यूरोपियंस और अमेरिकन जो कल्चर है वो कभी दूसरे को उसका क्रेडिट देना ही नहीं चाहते, और ये चीज बहुत लोगों ने एक्सेप्ट किया, इवन द पीपल हु आर इन यूरोप और अमेरिका। पहले उन्होंने ये कोशिश की कि भाई ये तो वैदिक स्पिरिचुअल नॉलेज है, मैथमेटिक्स है ही नहीं, तो हमेशा कंसीडर ही नहीं करते। फिर जब लोगों ने इसकी रिसर्च करी, बहुत सारे प्रोफेसर जो बाहर के भी थे, उन्होंने इस पे रिसर्च पेपर्स निकाले, तो फिर उन्होंने बोल दिया कि भाई ये ठीक है, ये रीडिंग्स बढ़िया है, बहुत बढ़िया सूत्र है, लेकिन ये ना ग्रीक माइथोलॉजी से ही इंस्पायर्ड है, ये यहीं से ही हमसे उठा के लेके गए। लेकिन इसी बात है, बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने अपना रिसर्च आर्टिकल्स निकाले, जैसे ए सीडनबर्ग है, उन्होंने बहुत क्लियर टर्म्स में बोला हुआ है कि वैदिक मैथ्स किसी भी हालत में बेबीलोनियन पीरियड और जो ग्रीक पीरियड है जिसमें ये लिखी गई है पाइथागोरस वगैरह, उससे बहुत पहले की चीज है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इसके बाद का हो। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड्रयूज इयान पिएह कहते हैं
कि जो इंडियन वैदिक मैथ्स का जो काम है वो टोटली ओरिजिनल है और टोटली इंडिपेंडेंट है। ए सीडनबर्ग तो यहाँ तक कहते हैं कि यूरो अमेरिकन मोनोपोली चलती रहती है। ये लोग फिलोसफी का टोटल क्रेडिट खुद लेते हैं कि सारी फिलोसफी इन्हीं को पता है, लेकिन वैदिक मैथ तो इनके मुंह पे काफी करारा तमाचा है, इनके डोगमा पे, जिसे ये कभी भी खड़े होकर ये नहीं बोल सकते ये हमसे इंस्पायर्ड है। एक और मैथमेटिशियन है, उन्होंने बोला है बेबीलोनियन पीरियड में जिस तरह से √2 की वैल्यू को बताया गया है वो कहीं से कहीं तक भी वैदिक मैथ से मिलता जुलता है ही नहीं। इनफैक्ट बेबीलोनियन पीरियड में जो मेथड बताया है √2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, उसकी इक्वेशन से निकल के आता है कि आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 305470 अपॉन 216000, जो इतनी हार्ड है कि इंसान उसे अपने हाथों से करना उसके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है एक नॉर्मल पर्सन के लिए। कि जो बौद्धायन के मेथड है उस कैलकुलेट करनी पड़ती है √2 की वैल्यू निकालने के लिए, वो होती है 577 अपॉन 408। एक और बात जो मेरे को थोड़ी फनी लगी और बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि अगर किसी की भी रूट की वैल्यू निकालनी हो तो एक रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड यूज करा जाता है, जो इतना मुश्किल है कि आपको सीखने में कई दिन लग जाएंगे। फिर अगर आप उसे करना शुरू करोगे तो फिर वो बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत सारे पेपर्स पे आपको बैठ के करना पड़ेगा। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी सही है। बौद्धायन ने बहुत ही सिंपल वर्ड में इस चीज को समझाया, किसी की रूट की वैल्यू निकालनी है, क्लोजेस्ट वैल्यू निकालनी है। बात वही है कि वो उन्होंने फायर होल्डर्स के लिए ये वाली बात बताई, तो वो इतना ईजी करना चाहते थे कि भाई बहुत ईजिली कैलकुलेट कर ले हर कोई नॉर्मल इंसान, क्योंकि सारे फायर होल्डर्स या सारे पूरे प्रदेश में देश में जो फायर होल्डर्स बन रहे थे वो बौद्धायन थोड़ी ना बनाने वाले थे, तो उन्हें कुछ ऐसा सूत्र बताना था जो लोग आसानी से कर पाए। √2 का रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड जो है बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही लंबा है, लेकिन जो बौद्धायन ने सूत्र बताया आप वो सुनिए। आपको √20 की वैल्यू निकालनी है, 20 है तो आपको ऐसा एक नंबर ढूंढना है जिसका स्क्वायर 20 के नीचे हो, जस्ट नीचे। जैसे 4 है, 4 4 चौक 16, 4 4 जा 16, वो जस्ट 20 से नीचे है। तो बौद्धायन ने फॉर्मूला बताया a + r/2 है। सिंपल 4 + 4/2 × 4 मतलब 4 + 4/8 मतलब 4.5। और अपने कैलकुलेटर में आप जाओ, कैलकुलेट करो, √20 की वैल्यू कितनी आती है 4.47। कितनी आसानी से बौद्धायन ने सभी लोगों को समझाया कि भाई फायर होल्डर्स ऐसे बना लो। आप एक चीज सोच के देखो, ये फायर होल्डर्स बनाने की जो विधियां दी हुई हैं ये कोई मैथमेटिक्स की किताब नहीं थी। आपको कोई प्रोफेसर पढ़ाते हैं तो आप अगर किसी क्वेश्चन में अटक जाओ, आपको डाउट आए, तो आपका प्रोफेसर आपको क्या बताएगा कि यहाँ पे ये वाला थ्योरम लगा ले हो जाएगा, या फिर ये फॉर्मूला लगा ले हो जाएगा। ऐसे ही बौद्धायन ने जो बताया वो सिर्फ वो फॉर्मूले थे जिससे फायर होल्डर्स को बनाया जा सके, उनका काम चल जाए। रियलिटी में तो बौद्धायन को क्या पता था क्या नहीं पता था वो तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। और जो हमें पता है आज, जो हमें टेक्स्ट से पता चलता है, उससे भी ज़्यादा गहरा था वो टेक्स्ट जिनको हम भूल गए। फाइनली बात इंडियंस पे आती है। पहले तो इंडियन कब स्टार्ट करेंगे अपने ही थ्योरम्स, अपने ही साइंस का रिस्पेक्ट करना।